ओके। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी सुधीर। हाय सुधीर। हाय। केवल परमेश्वर की असीम कृपा, एक ही सुंदर संगत, आप सभी दोस्तों का साथ। मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन अनुसार ये बिग बुक के माध्यम से 12 स्टेप्स का स्पिरिचुअल प्रोग्राम, तो मैं अपने दैनंदिन व्यवहार में मुझसे जितना शक्य हो सके उतनी पूरी ईमानदारी के साथ आचरण में लाता हूँ दोस्तों। इसलिए आज वन डे टाइम में मध्य मुक्त तो हूँ, एक आनंदी और संतुलित जीवन में जी भी रहा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पायनर ग्रुप का, जिन्होंने मुझे यहाँ शेयरिंग करने का मौका दिया, और उस भगवान का कि आज के दिन मध्य मुक्त हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, अ, मेरी अल्कोहलिज्म की जर्नी, मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पूरी तरह तहस नहस हो गया था। ये जो मेरा सब्जेक्ट है अनमैनेजेबिलिटी, पूरी तरह मैं हार गया था शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से एक मेरा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि मैंने तो सपने देखे थे ऑफिसर बनने के, और उसी की वजह से मैंने पिया था 1995 में। मैं फिर मेरे को फेल्योर आ गया था उसमें। रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे, अपने फिजिकल में अच्छे मार्क्स थे, वाइवा में बहुत कम मार्क्स दिए गए, इसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, और मैंने वो पहला घूट पिया। बाद में 98 में भी वैसा ही हुआ, और 2012 में भी मैं फिर से मेरे डिपार्टमेंटल की वो एग्जाम थी, तो डिपार्टमेंटल की दिया ऑफिसर की, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं जिस इवेंट का मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, रनिंग, मेरा 400 एंड 800 बहुत ही अच्छा था। डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था, रेंज में टॉपर आता था, और आईडीसी में भी सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता था, महाराष्ट्र लेवल की जो स्टेट लेवल का रहता है। इतना अच्छा मेरा वो स्पोर्ट्स था, और उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, और जो एक अच्छा फिजिक था मेरा, मैंने इतना खराब कर दिया था मेरे ये शराब की वजह से, कि वो 800 मीटर का 50 मार्क थे, सबसे ज्यादा मार्क 100 में से 50 मार्क उसको ही थे। और कुछ नहीं, मैं गया और 400 मीटर दौड़ा सिर्फ, और 400 मीटर दौड़ने के बाद में मैंने जब दौड़ने की कोशिश किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब आगे अगर मैं दौड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरा हृदय, मेरा चेस्ट फाड़ के बाहर निकल जाएगा, मेरी छाती फाड़ के बाहर निकल जाएगा, ऐसे लग रहा था। और मेरे हाथ पांव ऐसे ऐसे कांपने लगते थे। मैं बीच में बढ़ गया, और क्या उस भगवान की कृपा देखिए, इतना बड़ा ऑफिसर अवर सचिव वो मेरे पास आया। आज भी उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे पास आके बोला, अरे बेटा, बोले दौड़, बोले तेरे को बहुत अच्छे मार्क्स है, बोले तू रिटर्न में तू दौड़, बोले मैं तेरे को तू सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट कर, बोले मैं तेरे को 20 तो बिल्कुल ही दे दूंगा, बोले कैसे भी कर, लेकिन कर, बोले 2 राउंड। लेकिन दोस्तों, मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं नहीं दौड़ पाया, तो उन्होंने मुझे मेरे से राइटिंग में लिया, और मैं उससे बाहर निकल गया। उस रात को मैं रोया बहुत, यार क्या हालत कर ली है मेरी मैंने। इतना शारीरिक रूप से मैं कमजोर हो चुका, मेंटल रूप से ऐसा हो गया था आखिरी आखिरी के कंडीशन में, कि कंप्लीट लैप्स ऑफ मेमोरी हो गई थी मेरी, टेम्पररी नहीं, कंप्लीट। मैं किसी को नहीं पहचानता था, ना मेरे बीवी को, ना बच्चों को, ना किसी को, गजनी टाइप। लेकिन कमाल की बात थी, जो आदमी अपने बीवी बच्चों को तक भूल गया था, वो शराब को नहीं भूला था। इसीलिए बिग बुक में का एक जो सेंटेंस है ना, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों। अल्कोहल इज सेंट्रलाइज्ड इन द माइंड ऑफ एन अल्कोहलिक। एक शराबी के मन का केंद्र बिंदु बन जाती है शराब। और सही बात है, मैं अपनी बीवी को भूल गया था, बच्चों को भूल गया था, लेकिन उस शराब को नहीं भूला था। कितना ये यहाँ जो बताते आप लोग जब मैं ये कमरों में आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोगों ने मुझे बताया कि ये डिसीज है, मेंटल ऑब्सेशन। पहला पहला लक्षण मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक ओढ़ जिसको बोलते। तो कितनी गलत थे मेरे में, इधर बीवी बच्चों को भूल गया हूँ, मालूम नहीं है,
और शराब बराबर याद है। हाँ, ऐसा कैसा? ये था दोस्तों, मेरे पागलपन आ गया था पूरा। फिर भी मैं शराब से दूर नहीं रह पा रहा था। थोड़ी थोड़ी मेमोरी वापस आई। और मेरे अ, बड़े भाई ने एक साइकियाट्रिस्ट की, अच्छे नॉमिनेटेड साइकियाट्रिस्ट की, वो आज भी मैं वो बंदे का अत्यंत आभारी हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे है, ए के बहुत अच्छे समर्थक है। और हम अपॉइंटमेंट ली थी और उनके वहां गए थे, गाड़ी से उतरे और हम स्टेयर चढ़ने लग गए। तब मेरे भाई ने एक बात बोली, अरे सुधीर, बोले, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तुझे पैसे दूंगा रे। बोले, तेरे लिए कितना भी पैसा लगा तो मैं खर्च कर डालूंगा। बोले, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस तो जीरो ही था। मेरे को जब एक हेपेटाइटिस बी अटैक आया था, तब भर्ती हुआ था, 80,000 रुपए लगे थे, मेरे पास पैसा नहीं था, बैंक बैलेंस जीरो। भाई होने लगा। बाद में साइक्रेटिस्ट अटैक आया था, 8-10 मैं लगभग 22 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, साइक्रेटिस्ट हॉस्पिटल में। मेरे को 8-10 लाख का खर्चा आया था। फिर बैंक बैलेंस जीरो। उसके पहले 8 महीने पहले हेपेटाइटिस बी आया था अटैक, तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसके लिए क्या रहने वाले। तो इतनी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी खराब हो गई थी। ईश्वर की कृपा के मेरे भाई लोग अच्छे, जिनकी वजह से मैं बच गया दोस्त। और उन्होंने बोला, मेरे भैया ने, ये सारी अनमैनेजेबिलिटी देखिए, अस्त व्यस्त था। और मैं बोला, मेरे भैया ने मुझे, यार, बोले, तू जब तक मैं जिंदा हूं तेरे को पैसे दूंगा, कोई कमी नहीं पड़ने दूंगा। बोले, बेटा, बोले छोटे, बोले, लेकिन मैं मरने के बाद क्या करेंगे रे तू। बोले, आंखों में पानी आ गया था उनके, दर्द, उनके चेहरे पे एक दर्द झलक रहा था, उनकी आंखों में नमी आ गई थी। बोले, मेरी कब्र खुद के पैसे मांगेगा क्या रे सुधीर, बोले तू। और जब मैंने उनकी आंखों में देखा, इतना बेकार लगा, मेरे में आंखों में भी पानी आया था दोस्तों उस वक्त। और इतना मुझे अंदर से खुद पर जलालत आई थी, यार, अपना सारा क्या आदमी है यार सुधीर तू। हाँ? साला कैसे जी रहा तू, क्या यही जीवन जीने के लिए आया? ऐसा एक शराबी है जो चारों तरफ से शारीरिक, मानसिक, थोड़े रिश्ते बचे थे, भाई अच्छे थे, बीवी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, ये रिश्ते बचे थे, बाकी दूसरों में दोस्ती में कोई नहीं रह गया था। फाइनेंशियल हमेशा ये शुरू तक क्राइसिस मेरे साथ थी, लेकिन फैमिली का सहारा था, इसलिए वो कुछ लग रहा नहीं था। तो ये सारी अस्त व्यस्तताएं लेकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और मैं इन्हीं को, जो ऊपर दिख रही थी ना, इन्हीं को, सभी अस्त व्यस्तताओं को ही अस्त व्यस्तताएं समझता था। और मैं जब पहली बार आया, ये अंतिम बार की बात है, ये दूसरी बार आया, और अंतिम बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब से मैं बाहर नहीं निकला हूँ। तो जब पहली बार आया था, तब मेरा इतनी अस्त व्यस्तता नहीं थी, खास करके फाइनेंशियल और फिजिकल। तो शराबी कैसे रहता है, नॉट एट, उसको समझता ही नहीं। यहाँ जो लोग आप बता रहे थे, सीनियर्स मेंबर, अरे बाबा, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी नौकरियां चली गई, हमारी फैमिली हमें छोड़ के चले गई, अच्छी खासी फैमिली हमने गवा दी, अच्छा खासा शरीर हमने गवा दिया, सरकारी नौकरी गवा दी, हमारे ऊपर 20-20, 15-15 लाख, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख कर्जा है, बोलता था। तो सुन के मुझे हंसी आती थी, क्या है यार, साले लोग हैं, यहाँ तक पीते क्या, ऐसा सब होते तक है। मैं वैसा नहीं हूँ, और इसलिए मैं बाहर निकला। और बाद में ये सभी अस्त व्यस्तताएं होकर मैं आया दोस्तों। तो ये कैसा है, अनमैनेजेबिलिटी, जो सेकंड पार्ट है, वो जो फर्स्ट पार्ट को कनेक्टेड है। फर्स्ट पार्ट उसका, फर्स्ट स्टेप का ऐसी है, वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल। और इसके लिए भी जब मैंने स्पॉन्सर लिया, तब समझ में आया कि इसका अर्थ क्या चीज है। बहुत बार होता है, मैं किसी के इसमें नहीं जाना चाहूंगा, कोई कैसा प्रोग्राम देता है, कोई कैसा प्रोग्राम, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने 1 महीने में स्पॉन्सर लिया, आज वो मेरी नेशनल स्पॉन्सर्ड है। उनके तरफ से बहुत अच्छा कुछ सीखा मैंने, स्टेप 3 तक। बाद में मैंने स्टेप स्पॉन्सर लिया, और तब मेरा प्रोग्राम फर्स्ट स्टेप से फिर से शुरू हुआ, वो भी रिटर्न में, तो स्टेप 12 तक।
रिटर्न। और तब वो फर्स्ट स्टेप वेयर क्यू आता है, वेयर क्यू है, वेयर वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस। मैं पहले समझता था ये वेयर बोले तो पास्ट टेंस है, बट नो पास्ट टेंस दोस्तों। जब मैं पहली बार मेरे स्पॉन्सर को बोला था ये स्टेप 1 सीखते वक्त, वहां बोला गया है वी वेर पावरलेस ओवर अल्कोहल, हो गया खत्म। मेरे स्पॉन्सर ऐसे हो रहा, कैसा खत्म बेटा, ये डिसीज के कुछ फोल्ड है ना, इनक्यूरेबल डिसीज है, कभी ना दुरुस्त होने वाली बीमारी, हा? मरने के अंत तक रहने वाली बीमारी। तो कैसा अवेयर, पास्ट कैसे होगा, फिर बाद में स्लीप क्यों होता है इंसान, हम बेवड़े 15-15, 20-20, 25-25 साल बाद, हा? ऐसा क्यों? तब समझ में आया। बोले तू खुद अच्छा खासा कॉन्वेंट में पढ़ा है बचपन से, इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, देख ले वेयर का अर्थ डिक्शनरी में करना पड़ता दोस्तों ये प्रोग्राम सीखने के लिए मुझे। ऐसा नहीं है स्पॉन्सर्ड प्लेट में सजा के सब कुछ देता है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। अगर मैं कृति नहीं करूंगा ना, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है खटिया पर बैठे बैठे। तो बोला ही गया है सेक्स विदाउट एक्शन इज डेथ, कृति बिना श्रद्धा मृत्युवत है। बिल्कुल ही जमेगा नहीं वो पहले जैसी। मैंने डिक्शनरी में सब समझ में आया, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या है होता है इंग्लिश में, कि मैं पहले भी शराब के आगे शक्तिहीन था, आज प्रेजेंट में भी हूं और भविष्य में भी रहने ही वाला हूं। मैं उसको कभी भी जीत नहीं सकता। आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल ऑल द टाइम, ऑल माई लिविंग टाइम, लिविंग मरने के बाद फिर तो सारी पीड़ाएं ही खत्म, क्योंकि ये मरने के अंत तक रहने वाली बीमारी है। तो वेयर का अर्थ वहां समझ में आया। फिर बाद में समझ में आया धीरे धीरे, मैं सेकंड स्टेप में पहुंचा। वन डे एट ए टाइम मुझे बताया गया, मैं आया, ये बीमारी क्या है, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी एंड स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, ये 3 लक्षण धीरे धीरे। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, इसी को ही स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, कि मेरी खुद की खोज, बाकी किसी की नहीं। फिर बाद में जो मुझे स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझ में आया, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। जब मैं लगभग 1.25-2 साल की सोबराइटी थी और 4 स्टेप मेरी शुरू थी, और तब वो 4 स्टेप मैं कर रहा था, तब मैंने मेरे स्पॉन्सर से पहली बार पूछा था, क्योंकि पूछना पड़ता, आज हम इस प्रोग्राम में है तो क्या है, कैसी है, इन चीजों के अर्थ क्या है। हम बोलते हैं बहुत सारा आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता, व्हाट इज मीन बाय आध्यात्मिकता, व्हाट इज मीन बाय स्पिरिचुअलिटी। तब मेरे स्पॉन्सर ने समझा के बताया था, एक बोले सुधीर ये 4 शब्दों है इसमें, अध्यात्म पहला पकड़ लिया, इसमें 2 है, अध्या अधिक आत्मा। अध्या मतलब पढ़ाई, अभ्यास, सराव, प्रैक्टिस, और आत्म मतलब मेरा खुद का, मेरी खुद की पढ़ाई, मेरे खुद का अभ्यास, और वो खुद के अभ्यास से मुझे मेरा ज्ञान, किसी औरों का नहीं, हा? किसी दूसरे का नहीं, मेरी बीवी का नहीं, मेरे बच्चों का नहीं, मेरा खुद का ज्ञान मिक जो मिलता है कि मैं कौन हूं, और ता। अब ये ज्ञान मिलने के बाद मैं उसको कृति में कैसे लाता हूं, ताकि मैं और खाई में ना फंसूं, और कुएं में ना गिरूं, और खड्डे में ना गिरूं। इसके लिए वो ता, और वो ता है जो मैंने अपने बल पर खुद पोत करने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं रहा। तो यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के माध्यम से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाइयों की मदद से, मेरे स्पॉन्सर की मदद से, सीनियर जूनियर मेंबर्स की मदद से वो ताकत मुझे मिलने लगी। अकेला क्या करना रहता तो मैं कब का हो जाता था, मेरे वारे नेरे एक ही जरूरत नहीं पड़ती थी। और वो ईश्वर की कृपा, और वो ईश्वर की खोज जिसे मैंने खो दिया था, एक हायर पावर की खोज जिसे मैंने गवा दिया था, क्योंकि मैं खुद को ही हायर पावर समझता था ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उधर यहाँ हाथ मारेंगे, वहां से पानी निकालेंगे, और आखिरी में क्या कंडीशन हो गई,
अरे पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया था मैं, उधार लेने लग गया था मैं। लोग बोलता था मैं, अरे यार ये कैसे उधार लेते, तो क्या यार शर्म तक नहीं आती। हाँ, अरे मैं खुद लेने लग गया था। तब तब कहाँ चले गई थी मेरी बुद्धि, मतिमंद कैसे हो गया था मैं, बुद्धि रह के भी इतना बुद्धिमान समझता था खुद को। तो ये सारी चीजें मेरे धीरे धीरे समझ में आती है। तो ये आपके अनुभव द्वारा मैं कौन हूं, मेरे में भी ये मेंटल ऑब्सेशन है, ये फिजिकल एलर्जी है और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया। आपने बताया यार कितना भी भयानक रोग होगा, मरने के अंत तक रहने वाला होगा, इस पर कोई इलाज नहीं होगा, तो भी वन डे एट ए टाइम ये ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल जो हमारा सब्जेक्ट है, ट्रीटिंग अनमैनेजेबिलिटी विथ स्पिरिचुअलिटी। और ये तीसरा लक्षण जो है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, तो यही मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, अवनति। यह अवनति क्या बताती है कि मैंने जो मेरे लिए करना चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, मेरे समाज के लिए अच्छा है, मेरे नाते रिश्तेदारों के लिए अच्छा है, मेरे देश के लिए अच्छा है, वो मैं करता नहीं। और जो मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे समाज के लिए अच्छा नहीं, मेरे रिश्तेदारों के लिए अच्छा नहीं, मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं, मेरे देश के लिए अच्छा नहीं, वो मैं करता हूँ। और इसीलिए तो मैं खड्डे में गिर रहा था, इसलिए तो कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा था। मैं क्या समझता था, ये सब दूसरों की वजह से हो रहा है, दूसरे लोग मुझे समझ नहीं लेते, बीवी बराबर नहीं मिली, वो मुझे समझ नहीं लेता, वो भाई ने उस वक्त मेरे को ऐसा किया होता तो आज मैं साला ऐसा रहता, वो मेरे पिताजी ने मुझे वो नेवी से नहीं लाया होता तो आज मेरी लाइफ इतनी दर्द भरी नहीं होती। ये सारे दूसरों के ऊपर ब्लेम, और मैं बहुत अच्छा। तो यही तो मेरी अस्त व्यस्तताओं का कारण है। ये धीरे धीरे बहुत समझ में आने लग गया दोस्तों, जब तक मैं फोर्थ स्टेप तक नहीं पहुंचा। तो पहले तो ये आध्यात्मिकता का, जब मेरे स्पॉन्सर के साथ समझ में आया आध्यात्मिकता का अर्थ, तब मुझे कार्यक्रम लेने में और भी आसानी होने लग गई। सेकंड स्टेप तक मैं धीरे धीरे आने लग गया, मुझे समझ में लग गया कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता था। यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों में ये कोई तो उच्च शक्ति है। मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए, बाबा बोवा किए, पावरफुल टेम्पल्स में गया, मैं डॉक्टर ट्रीटमेंट किया था, कहीं पे भी मेरी शराब नहीं छूटी। अरे यहाँ का ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, इन्होंने तो सिर्फ इतना बोला, वन डे एट ए टाइम हाउ हाल का कार्यक्रम मैं करने लग गया, मरता क्या न करता बेसिस पे। देखिए धीरे धीरे ये सफलता दिखाई देने लग गई। जो सुधीर दिन में 2-4 घंटे भी सोबर नहीं रह पाता था, 2-4 घंटे भी सोबर नहीं रह पाता था, वो सुधीर धीरे 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 1 हफ्ता सोबर रह गया, वन डे एट टाइम के बेस पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता, फिर 90 दिन कंप्लीट किए, बाद में साल 2 साल। दिस इज मिरेकल। मिरेकल बोले तो क्या है, मिरेकल हैपन्स बोला गया है। हा? ये हैपन नहीं होता, ये घटित होता है। घटित कैसे होता है, घटित कृति द्वारा होता है। ये चमत्कार सारे कृति के चमत्कार है। और मैं वो कृति वन डे एट टाइम करते गया, और फिर धीरे धीरे स्टेप 1 का दूसरा पार्ट समझ में आने लग गया कि मेरे जीवन की अस्त व्यस्तता है, ये शराब की वजह से हुई है। यह पहला पार्ट। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लग गया, हायर पावर यहाँ है, मेरे दोस्तों के साथ है, लेकिन घर में तो वैसा ही, बीवी ने कुछ बोला तो गुस्सा, बच्चों ने कुछ बोला तो गुस्सा, उनकी सुन, अरे प्रोग्राम किसके लिए कर रहा भाई। और वो भी दिन आया, ये स्टेप्स एंड ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस रेलिंग है, स्टेप्स कदम है। अगर मैं रेलिंग को ठीक ढंग से पकड़ के रखू ना, तो स्टेप्स से मैं घसरता नहीं। और घसर भी गिराऊं तो मैं गिरता नहीं है, क्योंकि मैं रेलिंग अगर मजबूत पकड़ के रहा। ये सेकंड ट्रेडिशन बोलती है कि भाई ग्रुप कॉन्शियस, ग्रुप कॉन्शियस में ईश्वर का वास होता है। अब लगभग 2 साल की मेरी सोबराइटी होते आ रही थी, फोर्थ स्टेप भी शुरू थी, सेकंड स्टेप का एक्सपीरियंस। ये जो स्टेप्स है, ये हमारी 12th स्टेप बोलती है
As a result of these principles, we got a spiritual awakening. इन सभी तत्वों के आचरणों द्वारा हमें आध्यात्मिक जागृति हुई। तो कौन से सभी तत्व? तो ये स्टेप 1 से लेकर 11। तो स्टेप 1 की, स्टेप 2 की, हर स्टेप की आध्यात्मिक जागृति है। क्योंकि वहां पर उन्होंने बिग बुक में क्या बोला गया है? वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो शब्द था भाई। और आज भी बिग बुक में वही मुझे बचा सकता है। और ये शब्द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हमारे 12 स्टेप में था, लेकिन निकाल दिया गया। ये एक ही वर्ड है जो कट कर दिया और उसके जगह स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये वर्ड लाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आज तक के इतिहास में सिंगल वर्ड नहीं बदला है हमारा, सिर्फ वो प्रियम्बल में हुआ। बाद में उधर मैं जाऊंगा नहीं, मेरा सब्जेक्ट जो है मैं उससे कनेक्टेड रहूंगा। तो ये जो बात है ऐसा कैसा? तो ये सारा आता है। अब हर बेवड़े को एक ये रहती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं बोला जल्दी से जल्दी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। हाँ, तो चांस भी अच्छा मिला। मेरा एक वाइन शॉप वाला दोस्त है, उसके साथ मेरा अच्छा खासा बहुत ही क्लोज दोस्त था ना। और मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसने एक ये लाया यार, एक दारू की भट्टी, देसी दारू की भट्टी एक जन बेच रहा। अरे मैं बोला कितना यार? तो 1,20,00,000 में बोले। तो मैं बोला कोई ग्राहक होगा तो देख तो बिल्कुल। मैंने बोला ठीक है। तो फिर ये दोस्त से मैंने बातें करते करते बता दिया बातों बातों में। तो वो बोले यार, बोले ठीक है ना, सुने उसको तू जितना नीचे लाना चाहता है उतना नीचे ला, मैं उसका परसेंटेज दूंगा और तेरे को एक बहुत ही अच्छी ऑफर देता हूँ। बोले सुधीर, मैं तेरे को 20% देता, बोले धंधे में तेरे को कोई लागत नहीं लगानी चाहिए। बोले ये इसके भी पैसे देता, बोले कम करने के, जितने में सौदा होगा उसके भी पैसे दूंगा, बोले परसेंटेज। तू सिर्फ बोले ये जो है बाकी का खर्चा उठा ले, यानी तेरी अच्छी है, सभी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छी जान पहचान है, एनओसी वेनओसी इसका उसका, बाकी वो तू देख ले, बोले है। और 5 लाख रुपए लगा। बोले कितना? सिर्फ 5 लाख और 20%। हाँ, इतनी बातें खिल गई। अब मेरे पास तो पैसा था नहीं कैश में। मैं लग गया जीपीएफ वीपीएफ ये वो देखने। हाँ, अब मैं इधर उधर जुगाड़ जमा रहा और चेहरे पे नूर एकदम टपक रहा। मेरी बीवी देख रही मेरे तरफ पर, पूछ रही क्या है क्या है। और मैं उसको बोल रहा हूँ अरे अपने अच्छे दिन आने वाले हैं, ईश्वर की कृपा है, ये मैं बोलते ना ऐसा। बीवी को समझ में नहीं आता। 7-8 दिन हो गए थे, बीवी ने एक दिन हाथ पकड़ के बिठाया, आप सच सच बताओ, बोले मेरी कसम से खाकर ये भागने का नहीं, बोले अभी। मैंने बोला ठीक है। फिर उसको बताया यार, बोला ऐसी की बात है, ऐसा ऐसा है। मेरी बीवी क्या बोलती पता है? बोले हम जिस जहर से निकले हैं, जो जहर हमें मार डालने वाला था, हमारे परिवार को मार डालने वाला था, वही जहर आप औरों को पिलाने का धंधा करेंगे? हा? आपको ये शोभा देता क्या? अच्छा लग रहा क्या? और इतना गुस्सा आया मुझे, बहुत ही भयानक। क्योंकि अरे यार, एक अच्छा खासा अभी चलता पैसा मिलने की तैयारी में है, एक अच्छा इंसान उधर लग रहा है, और साला ये बीवी। हाँ, सोचिए, बोले आप। मैंने बोला अरे अरे धंधा है, बोला। मेरी बीवी बोले धंधा है, लेकिन हमारा धंधा नहीं है, हमारा कोई खानदानी धंधा नहीं है, पुश्तैनी धंधा नहीं है, या किसी किसी का जाति का धंधा रहता है ऐसी, तो वो भी नहीं है। बोले फिर क्यों इस झमेले में पड़ने का? इस झमेले से बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं। हाँ? देखिए बाबा, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, आप ही सोचिए। चिड़चिड़ तो बहुत हो रही थी, आगे सब हरा हरा बड़ा सपनों का महल सब दिख रहा था दोस्तों। लेकिन लेकिन मैंने रात को इन्वेंट्री ली। वो 10 स्टेप का सिर्फ पहला पार्ट है,
We continued to take our personal inventory and admitted promptly where we were wrong. ये स्टेप देखो, मैं 4 स्टेप कर रहा था उस वक्त, 5th स्टेप भी नहीं हुई थी मेरी। और ये स्टेप्स कैसे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं एक ही ऐसा ही करूंगा वैसा ही करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं जब प्रैक्टिस में रहता हूं तब ये प्रोमिसेस भी उसी के साथ फुलफिलमेंट होते रहते हैं। वो 9 स्टेप के बाद प्रोमिसेस है, कोई 12 स्टेप के बाद नहीं है। वो 9 स्टेप के बाद ही क्यों दिए है? हाँ? ये भी समझने की बात है। स्पॉन्सर से हमें सारा समझ लेना पड़ता, फिर हमारे दैनंदिन जीवन में इसको एप्लीकेशन करना पड़ता, अप्लाई करना पड़ता, इसको कृति में लाना पड़ता दोस्तों। और मैंने वो लाने लग गया, और मैं जैसे जैसे लाने लग गया तो मुझे पता नहीं औरों को क्या मिला, लेकिन मुझे खुशियां मिलने लग गई। और उस रात को मैंने 10 स्टेप जो नहीं है, वो जो मैं बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल 10 स्टेप नहीं, लेकिन एक कैजुअल इन्वेंट्री मैंने दी, यार ये सही है क्या। तो तब मुझे पता चला ये आध्यात्मिकता, वहां से मेरा खुद की पढ़ाई, उससे मिला हुआ ज्ञान कि यार मैं कहां से आया था। बीवी ने सच बात बोला ना, हाँ? बड़ी मुश्किल से मैं मरते मरते बचा हूं, पागल तो हो ही चुका था, पागलपन से भी बड़ी मुश्किल से ईश्वर की कृपा से वापस आया हूं, और अब ये करूंगा तो कैसा, हाँ? क्या होगा मेरे जीवन में, 4 पैसों की कमाने की। और वो मैंने अपनी इच्छाएं, जो 3rd स्टेप है, उसे त्याग दिया। वो निर्णय मैंने लिया, वी मेड अ डिसीजन टू टर्न अवर विल एंड अवर लाइफ और टू द केयर ऑफ लविंग गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। ये मेरा मार्गदर्शक, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मेरे साथी है। मेरी उच्च शक्ति मेरे साथी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। समझ में नहीं आता मुझे, मैं बेवकूफ इंसान हूँ, चिढ़ता हूँ, मैं गाली गलौज करता हूँ, हाँ? तो आज भी मैं वैसा ही करता हूँ क्या? क्या शांति से कुछ उनकी बातें सुनता हूँ, हाँ? अगर नहीं सुनता हूँ तो फिर वही जीवन मेरा रहने वाला है दोस्तों, मैं कभी भी सुधरने वाला नहीं हूँ। और धीरे धीरे फिर 4th स्टेप में ये समझ में आने लग गया, उसके मायने बदल गए 4th स्टेप के, फिर से 4th स्टेप के। जब 4th स्टेप में मेरे स्पॉन्सर ने बताया एक वर्ड, तो वर्ड था 4th स्टेप शुरू करने के पहले, लिक्वियर ऑफ बटर्स इंस्टेंस, वी हैव टू गेट डाउन द कॉजेस एंड कंडीशंस। हाँ, मतलब मध्य केवल बाह्य लक्षण है, केवल हमें परिस्थिति और कारणों की खोज करनी पड़ेगी। और तब समझ में आया कि यार पहले स्टेप में, फिर से पहले स्टेप आता हूं मैं, कि वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल के बाद एक डैश है। और ये डैश के बहुत बहुत मायने है दोस्तों। इंग्लिश में है, मराठी या हिंदी में नहीं है, दुर्भाग्य की बात है, हाँ? बहुत मायने। डैश का अर्थ ऐसा है कि जी, सुधीर भाई आप म्यूट हो चुके हैं। सुधीर भाई अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। उनको शायद फोन वोन आया होगा, फोन वगैरह आ सकता है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो दोस्तों तब उस डैश के मायने मुझे पता चले, कितने साल बाद, 2 साल बाद, वो भी 4th स्टेप प्रैक्टिस करते वक्त। वो मायने क्या बोलते, अब तक मैं क्या समझ रहा था, मेरे जीवन की जो अस्त व्यस्तता हुई है वो उसका जिम्मेदार शराब है। यहाँ तो पूरा गेम ही पलट गया, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो मेरे ये दोष है, मेरे में जो कमियां है ना, वो है मेरे जो 7 महापाप है मेरे अंदर भरे हुए, अहंकार, हव्यास, काम लालसा, मत्सर, संताप, अधासीपना और आलस। और उसमें एक फियर का भौरा जो मुझे हमेशा बताता है, डराता है कि यार सुधीर, तेरी सीट कोई छीन लेगा। तेरा कोई अपमान कर लेगा, हाँ?
तेरी बीवी तेरा सुनेंगे नहीं, तेरे बच्चे तेरा सुनेंगे नहीं, तेरे घर वाले तेरे को कीमत देंगे नहीं, तेरे को कार्य क्षेत्र में कीमत मिलेगी नहीं, तेरे को दोस्तों में जो चाहिए वो जगह मिलेगी नहीं, मान सम्मान पैसा, हाँ? ये सब सबकी एक होड़, प्रतिष्ठा, हाँ? प्रेस्टीज, ये सबकी होड़ में मैं फंस जाता हूँ। वो फियर मुझे घुमाने लगता है, जिसकी वजह से ही मैं श्रद्धा खोज देता हूँ और उससे उभरते हैं दो महापाप। कि एक तो मैं खुद के आध्यात्मिक प्रगति का ऋण मानता हूँ या दूसरों की। जब भी मेरी बीवी मुझे बोलती थी, देखिए जी आपकी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा संभल जाइए, हाँ, अब भी उल्टी किया शराब की बाथरूम में, अंदर से हिल चुका हूं मैं, अंदर से। अभी मरूंगा यार, क्या साला पता नहीं, कुछ तो लीवर अंदर से डैमेज हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गया है या कुछ कैसी हो गया है, हाँ, मर तो नहीं जाऊंगा, नहीं। अब शराब बड़ बड़ पानी डाल के वो करता था, लेकिन जब स्टेंट नहीं जाते ब्लड के, जब बीवी देखती थी बाथरूम में इधर उधर थोड़े, अरे पूछती थी क्या हुआ, ब्लड की उल्टियां, हर पागल है क्या, ब्लड की उल्टियां नहीं, पान खाया था, अरे पान तो कभी खाता ही नहीं यार मैं। ये झूठ, हाँ, किस लिए? क्योंकि मेरा शराब पर इतना प्रेम बैठ गया था कि मैं उसकी बुराई सुन ही नहीं सकता था। इसलिए मैं वास्तविकता को देख के भी अनदेखा करता था, और उसके बारे में कोई मुझे बताना चाहता था, चाहे वो फिर कोई भी हो, हाँ? तो इसके लिए शराब मेरे बहुत अजीज हो गई थी, और मेरे जो नाते रिश्ते हैं वो मेरे से पूरी तरह दूर हो गए थे, हाँ, दरकिनार कर दिया था मैंने। ये किस लिए? इसकी वजह से। और ये जो मेरे फैक्टर्स थे, मेरे दोस्त थे, हाँ, ये जो 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां थी, सोशल इंस्टिंक्ट, सेक्स इंस्टिंक्ट एंड सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट, ये सामाजिक प्रतिष्ठा मुझे ज्यादा चाहिए, समाज में सब कुछ ज्यादा चाहिए, मेरे भाई से भी मुझे ज्यादा चाहिए, मेरे को सुरक्षा चाहिए, मेरे को अच्छा बड़ा बंगला चाहिए, मेरे को अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे को सारी सुख सुविधा के सामान चाहिए। सेक्स थिंकिंग ऐसी कि देखो ये सेक्स कंडक्ट 4 स्टेप में बोला गया है, तो ये कोई किसी के साथ वो करना नहीं है, लेकिन मेरे सेक्स के प्रति विचार कैसी है, मैं क्या सोचता हूँ। मैं क्या सोचता था मालूम है, मैं एक हीरोइन से बहुत बहुत ही ज्यादा ये करता था, पहले तो नाम भी लेता था उनका, लेकिन जैसी जैसी अपनी ये बढ़ती है, मेरी ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो वैसे वैसे मैं परिपक्व होते जाता हूँ। तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, पहले लेता था, और वो शायद 90s के बहुत सारे उसके ड्रीम गर्ल होंगी, बहुत सारे लोगों की वो हीरोइन मेरी भी थी। और मैं क्या सोचता था यार, मैं और वो, हम सिर्फ दोनों ही इस पृथ्वी पर जिंदा रहे, बाकी ऐसा भयंकर भूचाल आए कि सारे सृष्टि मर जाए। कितनी भयानक सोचे। मैंने ना मेरे पिताजी ना माता जी, किसी से मुझे प्रेम नहीं है। मैं सिर्फ प्रेम अपने आप से भी नहीं करता होता तो इतनी मेरी हालत खराब होते तक तो शराब नहीं पीता। मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ, मैं एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति हूँ, और मेरी सेक्स थिंग बहुत ही खराब है। मैं करता कुछ नहीं, लेकिन जो सोचता हूँ ना बहुत ही खराब है। लेकिन क्या है, उसमें लिखा है बिग बुक में, बट ही डजंट थिंक so. Alcoholic is an extreme example of self-will run right, but he doesn't think so. अरे अब वो सोचता ही नहीं कि यार मेरे वजह से सब हो रहा है। तब समझ में आया कि यार ये जो डैश है ना, ये डैश का अर्थ क्या है कि ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, ये पहले सेंटेंस से कनेक्टेड है, या फिर ये दूसरे सेंटेंस का पहले सेंटेंस से कोई भी रिश्ता नहीं है। तब समझ में आया कोई भी रिश्ता नहीं है। 10% अस्त व्यस्तता शराब की वजह से हुई होंगी, 90% मेरे थिंकिंग की वजह से हुई। इसलिए बोला गया है ना, और प्रॉब्लम इज नॉट ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इज थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी सोच कितनी घटिया है। देखो शराब मैं भी पीता, मेरा दोस्त भी पीता था एक, और वो मेरे से जूनियर था। मैं कभी कभार ज्यादा हुई तो उसके घर में छोड़ने जाता था,
तो एक दिन वो आया और बोला, यार सुधीर भाई मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, आपके साथ मैं शाम को आऊंगा नहीं ऐसा। तो बोला क्या हो गया? मैं अरे बोले कल रात को बहुत लफड़ा हो गया, बोले मैंने बहुत उल्टियां कर दी, बोले मेरी बीवी ने मेरे को आज सवेरे बोला, बोले कि मैंने पहली आपकी उल्टियां तो कल ये की और मैंने बताया नहीं मम्मी पापा को। हाँ, तो मैं साले पागल है क्या तू क्या किया फिर? बोले क्या करूं, मारू क्या उसको? हाँ, गलती मैं करूं और उसको मारूं? हाँ। यानी शराब वो भी पीता था, शराब मैं भी पीता, लेकिन मैं मेरी मिसेस के साथ कैसे बिहेव करता था? मेरी मिसेस ने ऐसे ही बोला कि फट से नहीं कुछ मारना तो कम से कम गाली गलौज तो थी मेरी। तू मुझे कौन होती समझाने वाली है? अपने बाप के घर से पैसे लाती क्या? हाँ, मैं ऐसा बोलता था। मेरी माँ रहती थी मेरे पास तभी मैं बोलता था, आज नहीं है बेचारी वो। हाँ, लेकिन तभी भी बोलता था। और वो बोल रहा है अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे घर में माता पिताजी भी रहते, अगर वो आएंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यानी वो एक सकारात्मक डर की भावना उसमें थी, वो सोशल इंस्टिंक्ट थी, वो सोच थी कि मेरी बीवी मेरी अर्धांगिनी है, मेरे घर की इज्जत है, तो इस इज्जत को मैं कैसे संभाल कर सहज कर रखूं, वो मेरे में नहीं थी। इसीलिए मेरा जो फैमिली, ये जो अनमैनेजेबिलिटी हो गई थी पारिवारिक, ये इसी की वजह से हुई थी ना। तो आज मैं रिश्तों को मायने देता क्या? जैसे अभी मैंने बताया कि उसने मेरे को बोला कि नहीं, अपन इस दहर से अभी अभी निकले हैं बड़ी मुश्किल से, तो ये दहर तो इतना सारा होने के बावजूद भी मैंने वो त्यागा, क्योंकि आज समझ है कि नहीं यार, उसने जो बोला ना वो सच बोला। ये है ट्रीटिंग माय अनमैनेजेबिलिटी विथ स्पिरिचुअलिटी। पहले तो चिड़ आई, साला बोला इसको कुछ अच्छा करने जाओ, ये पनौती है, ऐसा है वैसा है, कभी मेरा भरा नहीं चाहेंगी, कभी इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, कभी पैसा नहीं मिलेगा, मेरे नसीब में नहीं आएगा, ये साला पनौती लग गई है। ये सारे थॉट्स थे। लेकिन जब मैं वो इन्वेंट्री लिया, मेरी इन्वेंट्री में बैठा, तब समझ में आया और तब मैं शांत हुआ अपने आप। ये स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, इसलिए तो बोला गया है स्टेप्स। क्या है स्टेप्स ये? और मेरे हर्डल्स क्या है सोब्राइटी में? मेरे हर्डल्स जो मेरी भावनाएं उपनती है, जो मेरे 3 इंस्टिंक्ट्स को लेके, ये मेरे 7 महापापों को लेके, ये मेरे 2 महापाप उसमें जागरूक होते, यही तो जीवन की अस्त व्यस्तता करवाते हैं। ये कब रुकेंगी? शराब तो रुक गई है, लेकिन बाकी चीजें तो ये है जो मुझे मेरे परिवार, मेरे अपने लोगों में एक आनंदी और संतुलित नहीं जीने देती है दोस्तों। हाँ, और तब बताती है, वो बताता है जब मैं फिफ्थ स्टेप लिया, मेरे स्पॉन्सर को बताया कि मेरे पिताजी के बारे में जब मैंने ये किया था, बहुत मेरे पिताजी ने, अभी बताया था मैंने आपको, मैं नेवी से मुझे वापस लाया था पिताजी ने, तब बहुत मैं गुस्सा था मेरे पिताजी के ऊपर, और उनकी वजह से ही मैंने ये सर्विस ज्वाइन की वगैरह। और मैं सोचता था कि जो कुछ मेरा हुआ है अभी तक के हाल हो रहे हैं वो मेरे पिताजी की वजह से हुए हैं। और जब मैं फिफ्थ स्टेप लिया और मेरे स्पॉन्सर ने बोला उनको, सुधीर तू हमेशा बोलता कि तेरे 5 भाई 2 बहनें, मतलब 7 लोगों का तुम्हारा भरा पूरा परिवार, 7 लोगों में से तेरे पिताजी ने किसी को भी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया, तू इकलौता है जिसको तेरे पिताजी ने कॉन्वेंट में पढ़ाया। और वैसे भी तेरे पिताजी बोल रहे थे, तू खुद ही बताता कि इंजीनियरिंग करने के बाद तू नेवी जा। ये तेरी ये जिद थी, तू अच्छा पास भी हो गया था, ऑल एयर रैंक भी तेरी अच्छी थी, वो बात अलग है। हाँ, क्योंकि ये स्टेप क्या बोलती है, 4th स्टेप, हमने खुद के प्रति कठोर होने को होना, दूसरों के प्रति नहीं। दूसरों का रास्ता हमें देखना ही नहीं है, हमें अपने बाजू का रास्ता साफ करने का है। तो ये देखा मैंने लिखा। हाँ? और तू ये देख, बोले पहले ये कृति कैसी, तू तेरे पिताजी का पेमेंट कितना था और तेरी कॉन्वेंट की फीस कितनी थी, इसकी पता निकाल। अरे मैं बोला क्या यार आदमी है, इसीलिए तब बैक में जाना पड़ता दोस्त।
हाँ, क्योंकि जब भी पिताजी का बात आती थी ना, मैं 5th स्टेप लेने के बावजूद भी मैं 6 7 नहीं कर पा रहा था। हाँ, क्योंकि मेरे चरित्र के दोषों को मैं रिमूव करने के लिए तैयार नहीं हूँ, एंटायरली रेडी टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ अवर कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर अच्छा है पर उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं ना। मेरा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, मेरा मदद करने का कैरेक्टर है। मैं गाड़ी में किसी को भी बिठा के लेकर जाता हूँ। मेरी सोच ये है कि बाबा रे, मेरे को यहाँ से तो नागपुर जाने के में भी उतना पेट्रोल लग रहा है, हाँ? तो फिर एक बेचारा बेचारे उसके पैसे भी बच रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई लेडीज बैठती है अच्छी, वो भी स्मार्ट, तब मेरी गाड़ी चलाने की स्टाइल बदल जाती है। बार बार ब्रेक, ताकि कुछ स्पर्श हो। मेरे ख्यालों में फर्क आता, मैं करता कुछ नहीं। ये देखो सेक्स सिंगल यार सारा, कई बात जम गई, कई इधर रास्ते के होटल में। हाँ, ये है। अरे क्या वे ऑफ थिंकिंग है मेरी। और वो थिंकिंग की वजह से वे ऑफ लिविंग है मेरी। अब ए बोलता है ए इज द वे ऑफ लिविंग, और इसी की वजह तो मेरी अस्त व्यस्तताएं हो रही है। फिर स्पिरिचुअलिटी किधर है? ट्रीटिंग अनमेनिबिलिटी विथ स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा ना। और तब मैं अशांत था, नहीं एंटायरली रेडी नहीं हो पा रहा था। मैं हम्बल रिक्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा था 7 स्टेप की, हाँ? लेकिन तब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे फिर से मार्क किया। मैं बोले शिविर देख तू ये कर। और सही में दोस्तों मैंने किया। वो उस वक्त का सारा लेखा जोखा निकाला, मेरे पिताजी का पेमेंट कितना था, तब मेरी फीस कितनी थी, और तब मुझे पता चला कि पहले 4th तक 5% उनके पेमेंट का 5% वो मेरे फीस पर खर्चा करते थे, और 4th के बाद 10%। हम 7 भाई बहन थे, अगर सातों को पढ़ाया होता तो 70% तो उनका इधर ही चले जाता। खाते क्या थे हम, यानी औरों भाई बहन क्या के ज्यादा मुझे मेरे पिताजी कितना प्यार करते थे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ। उस दिन मैं रोया दोस्तों, रोया उस दिन। 5th स्टेप लेके भी नहीं रोया था, लेकिन जब 5th स्टेप की ये कृति करते हैं ना हम, ये कृति है, तब 5th स्टेप का वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे मिला। और फिर मेरे को वो कभी नहीं सताया कि यार मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, ऐसा वैसा ये वो। तो ये 6वीं 7वीं क्लियर हो गई। अब 8वीं मेरे पास तो लिस्ट बनी ही है। मैं 4 स्टेप की इन्वेंट्री लेता हूँ तभी लिस्ट बनी रहती। उसमें से नाम ही छाटना पड़ता, क्योंकि कुछ नाम गए हुए रहते, जैसे मेरे पिताजी का नाम गया था। मैं किससे माफी मांगने जाऊं? लेकिन नहीं, वो मेरे दिल में रहता है। मैं गया एक बार मेरे स्पॉन्सर के पास और बोला मेरे 9 स्टेप कैसे होंगे, मेरे पिताजी आज नहीं है। मेरे स्पॉन्सर हंस के बोले अरे तू टेंशन मत लेने, बोले हो जाएंगी तेरी, देखना करवा लेंगे भगवान, देखना। अरे मैं बोला यार ऐसा कैसा, जस्ट चिल हो जाएगा। और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मेरी सोबराइटी 5 साल की हो गई। मेरा बच्चा कॉलेज में आ गया 10th पास होके। और कॉलेज मैं बोले क्या पढ़ता बेटा, तो बोले कंप्यूटर साइंस। अच्छे परसेंटेज भी थी कंप्यूटर साइंस में, नंबर भी अच्छा लगने वाला था। और उसको डांस का भी शौक था, तो उसकी वजह से उसने अच्छे खासे बाल रखे थे, पूरे लंबे लंबे। तो मैंने बोला ठीक है, तू अपने हिसाब से कॉलेज देख और फिर वो कॉलेज में एडमिशन करवा देता। नहीं नहीं, बोला पिताजी आप ही देखो। मैंने बोला नहीं यार तू देख। फिर क्या बोलता है कि वो मातोश्री नाम का उसने जूनियर कॉलेज चुना। मैं तभी बोला उसको वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेज है, वो कॉलेज में यूनिफॉर्म है, सब है। अरे पापा बोले यूनिफॉर्म वगैरह पहन लूंगा, अभी तक तो यूनिफॉर्म ही पहनता था ना। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है देख। पैसे भरे, एडमिशन फीस भरी, 28,000 रुपये वो, यानी पूरे 38,000 रुपये मैंने भर दिए। बच्चा 7 दिन गया, 8वें दिन घर में आके बोलता है पापा मैं कल से उस कॉलेज में कदम नहीं रखूंगा। अरे देखते रह गया मैं अपनी ड्यूटी पे जाने की तैयारी में था। मैं बोला उसका सुबह सुबह 7:30 बजे हो जाता था,
10 बजे 10:30 11 बजे तक घर में आता था। उस दिन जल्दी आ गया था वो, बड़ा गुस्से में तमतमा। मैं बोला ठीक है बाद में बात करते हैं यार अपन, मैं पहले जाने दे। फिर दोपहर में खाना खाने के लिए आया, तब वो घर में नहीं था। खाना खा के मैं ड्यूटी पे चले गया। बाद में मीटिंग वीटिंग करके फिर रात में आया मैं, जब 9 बज गए थे रात में। खाना खाने के बाद बोला बेटा चल मेरे साथ, थोड़ा उसके कंधे पे हाथ रखा, बाहर लेकर गया। ये सब ए ने सिखाया दोस्तों मुझे। नहीं तो पहले का सुधीर रहता मैं एक कनपट पे मारता था पहले, फिर गाली गलौज करता था, फिर मेरी बीवी को बोलता था साला ये पढ़ाई तूने, ये पढ़ाई, हाँ ये तेरे संस्कार है। अरे यार, हाँ है ना। देखो एक तो मैं खुद ही ठीक से नहीं रहता और दूसरों को भी ठीक से नहीं रहने देता। क्या आज भी वैसा ही है? लेकिन नहीं, सीखता हूं मैं। बाहर लेकर गया, मैं उसको बोला यार क्या प्रॉब्लम क्या है। पापा बोले, वो लोग बोल रहे, बोले मेरे बाल काटते। मैंने तो पहले ही बोला यार, बोला ये स्ट्रिक्ट कॉलेज है, फिर तू क्यों, अब क्यों। मैंने पापा बोले मैं कल से जाता ही नहीं। हाँ बोला ऐसा कैसे यार, नहीं बोला सोच, बोला 38,000 रुपए से ज्यादा तेरे बालों की कीमत है क्या यार, बोला। हाँ पापा बोले दीदी के वक्त आप इतना ये कर लिए, बोले पैसा खर्च, अब मेरे से ऐसा कंपैरिजन भी होता है। हाँ तब मुझे तैयार रहना पड़ता है। बोला, देख बेटा थोड़ा सोच। नहीं नहीं बोले कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बोले मेरे को मैं बाल नहीं कटाऊंगा, बोले तो नहीं कटाऊंगा, सीधा बोल रहा हूँ बोले। अब मैं बोला ठीक है चिल, देखता मैं। दूसरे दिन वहां गया कॉलेज में, बोला एक झूठ अपन बोलते, हाँ ऑनेस्टी, ऑनेस्ट टू बी विथ ओन सेल्फ, दाय ऑनेस्टी जो है वो मेरे खुद से, मेरे दुनिया से ऑनेस्ट नहीं रहता है। मैंने वहां पर बोला, मेरी झूठ बोला, मेरी ट्रांसफर हो गई बोला, और वहां अभी मुझे दूसरे इसमें एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो बोले नहीं पैसे वापस नहीं मिलेगा। हाँ? मैंने बोला ऐसा कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा फॉर्म उस पे रिटर्न लिखा है, बोले ये वापस नहीं मिलेगा। अरे यार, फिर मायूस होके वापस लौटा, आप कैसे करने का। और उस दिन मैं मेरे स्पॉन्सर से बात किया, और मेरे स्पॉन्सर ने हंसते हुए बोला सुधीर मैंने बोला था ना, बोले हाँ क्या बोला था, वो भगवान तेरे से 9 स्टेप करवा लेगा। ये कैसी 9 स्टेप है। अरे बोले तूने पिताजी का कितना दिल दुखाया, तब तेरे पिताजी ने कितना सहन किया, तू घर छोड़ के चले गया, वो आदमी ने तेरे लिए इतना किया, वो आदमी को कैसा लगाऊंगा साला ये बंदा जिससे मैंने पूरे फैमिली के मेरे सब बच्चों से ज्यादा प्यार किया, जिसको मैंने सब कुछ दिया। तू बताता है बोले कि जब लड़के 2-2 5-5 रुपए जमा करके फुटबॉल लेते थे, 10-10 रुपए जमा करके, तेरे पास खुद का फुटबॉल था, तेरे पास खुद की क्रिकेट की किट थी। हा? तो तेरे पास सब एसएस की बैट थी, तो हा? कितना बेकार लगाऊंगा। तब समझ में आएगा दोस्तों कि ये भरपाई होती है, ये नुकसान भरपाई नहीं है, ये अमेंड्स है। कि उस वक्त मेरे पिताजी के रिलेशन मेरे कैसे थे, तो आज मेरे मेरे बच्चों के रिलेशन कैसे रहने चाहिए। तो मैं पैसों को नहीं गिनता, पैसा एक फैक्टर तक जरूरी है। आज भी फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू है मेरे में, लेकिन वो समझ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। रिश्तों में जो खटास आने की है, ये जो अनमैनेजेबिलिटी होती थी, या ट्रीटिंग माई अनएबिलिटी विथ स्पिरिचुअलिटी, तब मैं वो हायर पावर की तरफ से वो गॉड विल की तरफ बढ़ता हूँ। माई नीड्स एंड माई वांट 11 स्टेप, तब समझ में आता है। कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड होते हो। मैं तब परमेश्वर का इतनी बुरी कंडीशन में भी, मेरे पास पैसा न रहते हुए भी, मैं वो परमेश्वर का आभारी रहा कि परमेश्वर जिंदा रहते हुए भी मुझे ये नुकसान भरपाई का करने का मौका मिल रहा है, मेरे जिंदा रहते हुए। पापा के जिंदा रहते हुए नहीं, वो गए, वो ऊपर से देख रहे, वो मुझे आशीर्वाद ही दे रहे। कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्रश नहीं देता है, आशीर्वाद ही देते हैं। उनके हाथ जब भी उठते हैं, देने के लिए उठते हैं, लेने के लिए नहीं उठते उसको। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं देखा हूँ
मेरी मम्मी का जब ये हुआ तो उसको एयरबैग की जरूरत थी, तो मैं एयरबैग, अच्छी क्वालिटी की एयरबैग देने की तैयारी में था। मैंने वो मेरे में 2 दिन में, 2-4 दिन में ही मेरे माता जी की डेथ हो गई थी। अरे कितना ये है कि वो मेरे से पैसे खर्च करवाना नहीं चाहते। तब मुझे बहुत अफसोस लगा था कि यार क्या मैं उसको एक एयरबैग तक नहीं दिलवा सका यार, बोला। हाँ, मैं मेरे भाई को बोला, हाँ लाता लाता, बेचारा वो थोड़ा तहसील प्लेस में रहता था, मैं इधर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहता था, इसलिए उसने मेरे को बोला था। हाँ? और साला बोला मैं माता जी को ये तक नहीं दे सका। लेकिन जब उससे भी बात किया मेरे स्पॉन्सर से, इसमें भी पॉजिटिविटी निकलती है, स्पिरिचुअलिटी। तेरी माँ तेरा नुकसान होने नहीं देना चाहती थी सुधीर, बोले वो मरते मरते हुए भी तेरे पैसे बचा के गई। अरे क्या यार। हाँ, ये है एक दुख इधर है, लेकिन वो माँ का हृदय भी समझने की पात्रता धीरे धीरे, तो बच्चों के ख्याल भी, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं, तो वो जीने का मजा जो है, तो मैं औरों में बांटता हूँ। ये मेरी 12th से मैं जाता हूँ तो खुद के लिए थोड़ी जाता हूँ, मैं कोई शहाना थोड़ी हूँ, कोई मास्टर थोड़ी हूँ। मैं खुद के लिए जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि वहां से मुझे उसको क्या मिलता पता नहीं, लेकिन मुझे एक जीवन जीने का, मैं उस दिन सोबर रहता हूँ, उस दिन मैं जिंदा रहता हूँ। क्योंकि ये देखिए, मैं जब नया नया था, मैंने कैरिंग द मैसेज किया था, मेरे स्पॉन्सर ने बोला था, इनिशियल स्पॉन्सर ने, कि सुधीर तू जब भी बेचैन रहेगा, कुछ होगा घर में, बीवी के साथ, बच्चों के साथ वगैरह, नहीं क्या, तो एक काम करना, बोले यार थोड़ा सा है ना, बोले कैरिंग द मैसेज कर लेना। मैं बोला ठीक है। तो उस दिन आया, मैं दोपहर में बीवी के साथ मच हुई, उसको गाली गलौज किया मैंने, और बाहर निकल गया घर से, प्रेयर वगैरह किया। साला बोला इसका हमेशा ऐसे ही रहता, वैसे ही रहता, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और फिर स्पॉन्सर के शब्द ख्याल में आए, तो मैंने गाड़ी को सिल्क मारा और सीधा चले गया। वो दोस्त क्या, दोपहर का वक्त था, 1:30-2 बजे का, खाना भी नहीं खाया था मैंने, खाना खाने के लिए आया था, तो किरकिरी शुरू हो गई थी। अब मैंने शराब नहीं पिया था, नहीं तो ऐसे वक्त में मैं घर से बाहर निकलता था, शराब पीता था, और फिर घर में जाके बहुत और तमाशे करता था। तो लेकिन बात ये हुई, मैंने तमाशे किया ही, गाली गलौज तो किया ही। तो घर में गया, इसके घर में भी झगड़ा शुरू। वो अपने बीवी को खूब गाली गलौज करता, और मैं गया, मेरे को देखते ही एकदम से शराब पी के था वो। अरे यार सुधीर आ गया क्या, बोले तू, अरे बोले आया, बोले मेरा दोस्त, मैं कह रहे हैं, बोले चाय वाय बना सुधीर के लिए, ऐसा वैसा। बेचारी उसकी पत्नी रुआ की, अरे भाजी बर झाले आले तुम्ही यहाँ बसा बसा, बस। और मैं उसको बोल रहा हूँ, साले क्या पागल है बे, बोला तू, औरत बीवी बोले तो घर की लक्ष्मी होती है, बोला, और उसको तू इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा। मस्त समझा के बता रहा उसको ज्ञान। और तभी मेरे दिमाग में वो आ रहा, मेरी मिसेस का चेहरा। साला सुधीर, तू अभी अपनी बीवी को कितनी गंदी गालियां, ये तो शराब पी के दे रहा है, तू तो बिना शराब पिए देकर आया बे। और तब मैंने मेरी बीवी को पहली बार घर में जाके कैजुअली माफी मांगा था, पहली बार कैजुअली माफी, माफ करके बोला यार मैंने सिर्फ गाली। तो ये है 12 स्टेप, मोर आई गिव मोर आई रिसीव। मुझे समझ मिलती है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, मेरी मैच्योरिटी बढ़ती है कि मैंने कैसा रहना चाहिए यार। ये वो मेरे को नया बंदा सिखाता है। मैं कुछ उसकी सेवा वेवा वाला काम नहीं है ये, उसमें लिखा ही है बिग बुक में। अब ये भी एक अलग बात है, इसमें भी पैराडॉक्स का प्रोग्राम है, ये स्पॉन्सर की तरफ से समझ लेना पड़ता है। मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं कि सेवा का है, मेरे तक नहीं है, इसका कारण बहुत ही अलग है। वहाँ स्पिरिचुअलिटी है। जब बिल ने डॉक्टर बॉब को संदेश दिया था, जब उसका सब तहस नहस हो गया था, ये वो सेवा का है, दैट इज सर्विस। मैं उसके लायक नहीं बना हूं अभी तक, इसलिए मैं बोलता हूँ। हाँ? तो ये है दोस्तों कि मेरे अस्त व्यस्त जीवन को आज मैं अस्त व्यस्तताएं रोक के, ये स्टेप्स, सोल्यूशन टू माई एवरी प्रॉब्लम इन माई सोब्राइटी, ये कलेक्टिवली करके एक आनंदी संतुलित मध्यम मुक्तता तो है, और अच्छा जीवन अस्त व्यस्तताओं के बगैर होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पहले, वो गुब्बारा नहीं, वो एटम बॉम्ब नहीं फटता है। और रिश्तों में
दरार खटास नहीं आती। तो ये है दोस्तों। थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हेलो।